अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो जी आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। क्या समझ आती है मेम्ब्रेन का वर्ड सुन के? मेम्ब्रेन झिल्ली कहते हैं मेरे ख्याल से। मतलब किसी भी चीज की कवरिंग को हम कहते हैं इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की कवरिंग। मतलब सपोज के ये हमारे पास कोई सेल है, मतलब दिस कलर्ड पोर्शन इज अ सेल। ठीक है, इस सेल के ऊपर नहीं, कलर चेंज करते हैं। इस सेल के ऊपर का जो पोर्शन है जिसने इस सेल को बाउंड किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द एक सरफेस बना दी है और इसको एक कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर दे दिया, इसको इनक्लोज कर दिया अपने अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो आसान था, मुश्किल नहीं था। अच्छा, असल में ना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मुश्किल वो होता है जो आपको आता ना, और जो आपको आता होता है फिर मुश्किल का सवाल पैदा नहीं होता। तो जब भी आपको लगे कोई चीज मुश्किल है, उसका मतलब क्या है? आपने सोच लेना कि मुझे आती नहीं है इसलिए मुश्किल लग रही है। अगर आती हो तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट, हर चीज इज वेरी 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 पॉसिबल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की चलो जी बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हैज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट अलाउज इट टू परफॉर्म several functions including, अच्छा सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर, जैसे मैंने आपको भी बताया था। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, चलो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर। अच्छा चलो स्ट्रक्चर को हम बाद में डील करते हैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एक्सपैंड करके, वास्ट करके थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। The lipids are primarily phospholipids and sterols like cholesterol. सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। और एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा होता है? ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा होता है, उसको मेंटेन रख रहा होता है, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रख रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर को खराब होने से रोक रहा होता है, उसको अपने साथ बाइंड रख रहा होता है, टूटने फूटने से रोक रहा होता है, मेंटेन रख रहा होता है। ठीक है, ये सारे फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के। बाकी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में स्टेरोल्स होते हैं, लेकिन वो और किस्म के होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरोल की एग्जांपल है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल किसमें? ह्यूमंस में, एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। यू मस्ट नोट डाउन दिस डिफरेंस, क्योंकि एक ये बड़ा डिफरेंस है, अच्छा बड़ा डिफरेंस है ये। बाकी फंक्शंस क्या है? इसने देखो मेन फंक्शन क्या है अब इसका, इसने ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना है। एनिमल्स में तो करना ही इसने, और प्लांट्स में बेशक इसके ऊपर एक सेल वॉल भी होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था सेल वॉल आप बस कंसीडर करें कि गार्ड है, वो सोया हुआ है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक ऐसा गार्ड है जो कि फुल आर्म्ड बैठा हुआ है, उसके पास बंदूकें शंदूकें सारा कुछ है, और पूरी आंखें खोल कर बैठा हुआ है। वो कोई चीज अंदर आए या बाहर जाए तो उसके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा, और वो प्रॉपर चेकिंग करेगा कि किसको अंदर आने देना है, किसके पास सही वाला आईडी कार्ड है। ठीक है ना, तो ये अच्छा वाला गार्ड होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराता है। तो ये वही सारी बातें होगी। इसके जो सरफेस है ना सेल मेम्ब्रेन की, उसमें वापस ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो जो दोनों है ना, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट आर सरफेस मेकर्स। ठीक है, और रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। अगर किसी और सेल के साथ बाइंडिंग करनी हो तो वो बताते हैं अच्छा ये वाला सेल ना इस टाइप का है, तो आप इस टाइप के साथ बाइंडिंग कर सकते हैं, इसके साथ नहीं बाइंडिंग कर सकते। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन करा देते हैं, कोई सिग्नल किसी दूसरे सेल से अगले सेल में आना है। नर्व इम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो वैसे आपको पता है कि नर्व इम्पल्स में जो साइनेप्स बनता है वो सेल मेम्ब्रेन के स्टार्ट में बनता है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है तो साइनेप्स बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेल टू सेल कम्युनिकेशन। बाकी फ्लूइडिटी होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, डेलिकेट, नाजुक नाजुक मिजाज। ठीक है, डेलिकेट का मतलब होता है इंतहाई सॉफ्ट, नाजुक, सुशील, नहीं पता नहीं सुशील, आई डोंट थिंक सो। चलो आगे चलते हैं। तो फ्लूइडिटी कैसे आती है? जो लिपिड्स है ना वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड टाइप बना देते हैं। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड्स रहता है हमारे पास, वो सेल मेम्ब्रेन को एक ऐसा स्ट्रक्चर इम्पार्ट करते हैं कि थोड़ा सा हमें फ्लूइडी टच आ रहा होता है उसमें,
और जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन नहायत नाजुक बन जाती है। थोड़ा सा भी कोई चेंजिंग आएगी ना तो बेचारी सेल मेम्ब्रेन झेल नहीं पाएगी, मर जाएगी, उसी वक्त टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसी वजह से आपको पता है कि जब पानी अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा सेल के, तो अगर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन उसी वक्त फट जाएगी और हमारा सेल बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन अगर सेल वॉल होती तो फिर वो सपोर्ट करती सेल को। तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी नाजुक, ज्यादा सेंसिटिव कह लो। तो ये बात थी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। बाकी फंक्शंस हैं बेशुमार, ट्रांसपोर्ट है, सिग्नलिंग है, सेल एडहेजन है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसके दो मॉडल्स, जो बेसिक मॉडल्स हम पढ़ते हैं, वैसे तो बेशुमार मॉडल्स इसके देखने में आए थे, लेकिन दो मॉडल्स जो है ना वो ज्यादातर कंसिडरेशन में आते हैं। हम पहले पहला वाला पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन वाज यूनिट सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, तो यूनिट सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल था वो डेवसन और जेम्स डेनियल ने प्रपोज किया था। और वो था क्या? The model describes a cell membrane as having three layers: a central phospholipid bilayer, two layers of proteins, and a lighter inner region of lipids। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। उसने कहा कि बाहर प्रोटीन्स है, ठीक है, अंदर फॉस्फोलिपिड्स है और उनके अंदर फिर कुछ टाइप के लिपिड्स हैं। ये थी यूनिट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो इसको देखते भी हैं, सही वाला भी। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इसकी ये थी कि बाहर इसके दोनों साइडों पे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फोलिपिड जुड़े हुए हैं और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एक लिपिड्स की लेयर भी है। वैसे तो फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड्स ही हैं, लेकिन इसको मजीद एलैबोरेट कर दिया है उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सीन था, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये तो जमाने की रीत चलती आ रही है कि जो पहले डिस्कवर होता है वो तो होता ही गलत है। बाद में कोई 100वीं दफा में सही वाला मॉडल हमारे पास आएगा। तो वह अभी जो एंड में प्रपोज हुआ मॉडल, फ्लड मोज़ेक मॉडल, वो अभी तक सबसे अच्छा चल रहा है। देखते हैं कब तक चलता है वो भी। खैर, आप लोग बड़े हो, उसको चेंज करें, बताएं कि नहीं जी सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती। अगर आप लोगों को कोई इख्तलाफ लगे उसके साथ तो फिर ठीक है। आगे क्या प्रॉपर्टीज है यूनिट सेल मेम्ब्रेन? यूनिट सेल membrane model states that all members have two common properties: high electrical resistance and selective permeability to lipid solvent। ठीक है, तो अच्छा अब इसका मतलब क्या है? ये देखो, इसके आगे ऊपर जो प्रोटीन्स लगी हुई है, तो लिपिड और प्रोटीन एक तरह के थोड़ी होते हैं। अब यहाँ पे सपोज कर लिपिड का मॉलिक्यूल आ रहा है तो बड़ा सिलेक्टिव हो जाएगा, उसको परमिएबिलिटी बड़ी कम हो जाएगी लिपिड्स की, कि अब लिपिड ने गुजरना तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन से ही है ना। तो अब उसको समझ ही नहीं लगेगी कि उसने कैसे जाना है, और बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के प्रोटीन से गुजर पाएंगे। तो ये बड़े सिलेक्टिव हो जाएगा ये वाला मेजरमेंट, ठीक है। मतलब सारे के सारे प्रोटीन जब भी आएंगे तो बड़ा सिलेक्टिवली उसको ये हैंडल करेगा कि अच्छा चलो इसको जान देते हैं, नहीं नहीं ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको रहने देते हैं, इस टाइप के आ जाएंगे यहाँ पे रीजंस, ठीक है। तो फिर इसी वजह से थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया था मॉडल। बाद में रॉबर्टसन का मॉडल आया था, propose a unit model, membrane model which states that the cellular membranes are structurally and functionally similar। ठीक है, मतलब सब सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स है ना, तमाम जो सेल्स है हमारी बॉडी में, सबकी जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन सबका एक ही काम है। मतलब सेल्स के डिफरेंट काम होते हैं ना, लेकिन मेम्ब्रेन सबका एक ही काम करी है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडहेजन हो गया, मतलब एक तरह का काम करी है, और स्ट्रक्चर भी उसका एक ही तरह का है। The model was rejected because it failed to explain selective permeability। ठीक है, मतलब रॉबर्टसन का जो मॉडल था ना, उसके मुताबिक वो कहता है कि सारे जो है ना सेल्स एक ही तरह के मेम्ब्रेन रखते हैं। तो अब देखो ना कि जो सेल्स मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ बाहर से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट चाहिए, या फिर जो भी एंजाइम्स वगैरह। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो अगर सबकी मेम्ब्रेन्स एक जैसी थी तो सब तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स इनगल्फ करेंगे ना, या फिर बाहर निकालेंगे एंडो एक्सोसाइटों से जो है एक ही तरह से करेंगे। लेकिन रॉबर्टसन ने कहा था कि वो एक ही तरह की सबकी मेम्ब्रेन्स है, लेकिन एक तरह के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो नहीं ना आते। डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट नीड्स है, उसी के मुताबिक वो इनगल्फ करते हैं, उसी के मुताबिक वो अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करके रिलीज करते हैं। तो अगर मेम्ब्रेन एक तरह के होते तो फिर सिक्रीशंस और जो मॉलिक्यूल्स इनगल्फ करते वो सब एक तरह के होने चाहिए थे, जिसकी वजह से इसका मॉडल को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट। क्योंकि क्या जी भाई आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं,
जो आप बता रहे हैं ना वो हो नहीं सकता। अगर हमारे सारे सेल्स एक ही तरह काम करने लग जाएं तो बाकी सारे काम कौन करेगा? तो ये बात थी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि सेल के अंदर के नाजुक एनवायरनमेंट को बाहर के दुष्ट एनवायरनमेंट से सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, उसको अलग कर देती है, ठीक है। जैसे कि एक घर में बच्चा महफूज होता है, तो हम कह सकते हैं घर इज द मेम्ब्रेन, और घर से बाहर जैसे निकलोगे तो you'll have to face problems, ठीक है। तो हम इस घर को मेम्ब्रेन कंसीडर कर सकते हैं जिसने हमें बचा कर रखा है बाहर की दुनिया से। बाहर निकले तो हमारे लिए जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, जिंदगी को मुश्किल बनाना है ताकि आप लोग बहुत कुछ सीखे। आसान जिंदगी में इंसान कुछ नहीं सीख पाता। बाकी हम बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन के दो मेन फंक्शन है, बैरियर के तौर पे काम करती है और गेटवे के तौर पे काम करती है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब कुछ चीजों को अपने अंदर आने देगी जाने देगी बाहर, तो वो बोलेंगे कि उसके लिए गेटवे है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे जो उसको पसंद ही नहीं है, तो वो उनको बोलेगी भाई इधर ही रुक जाओ, तुम ना बाहर निकल सकते हो ना ही तुम अंदर आ सकते हो, तो उनके लिए बैरियर के तौर पे काम करेगी। अब हम बात करते हैं जो मेन मॉडल है जो आजकल चल रहा है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड लिक्विड ही टच होगा इसमें, कोई मोज़ेक कोई ना कोई पैटर्न बना होगा, मोज़ेक पजल पैटर्न कुछ भी, मॉडल तो मॉडल ही होता है फिर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइडी पैटर्न लुक आएगी उसमें, ठीक है। होता क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने कहा कि हमारे अंदर लिपिड्स की जो लेयर है ना वो प्रोटीन्स के अंदर दबी नहीं होती, बल्कि होता क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर है ना वो आपस में कनेक्टेड है ये सारी, और उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। मतलब उसके ऊपर प्रोटीन, ऊपर नीचे नहीं है प्रोटीन्स, बल्कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जहां जहां प्रोटीन्स की जरूरत थी वहां वहां हमारे पास प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीजें आ जाती है, मतलब देखो हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, तो ये कोलेस्ट्रॉल आ गया यहाँ पर, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर ही है। और देखो ये एक प्रोटीन है, ये वाली, एक सेकेंड जरा, ये वाली हमारे पास एक प्रोटीन है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बन गया ये, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। मतलब यहाँ इन्होंने अलग अलग दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने जोड़ के बता दिया कि इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये लिपिड्स थे, लिपिड बाय लेयर थी ये वाली येलो जो आपको नजर आ रही है, इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। और प्रोटीन डिफरेंट टाइप की है, देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा चैनल प्रोटीन, आपको इसमें चैनल बनता नजर आ रहा है। होगा क्या, कोई मॉलिक्यूल आएगा इस चैनल से गुजर के अंदर साइटोप्लाज्म तक पहुंचेगा। इंटीग्रल प्रोटीन्स है, देखो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और बेशुमार किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, जैसे ऊपर ही अंदर गोल गोल सी लगी हुई है, तो ये बेशुमार तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसको देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है। चलो आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, द मॉडल डिपिक्ट्स दैट द सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लेक्सिबल फ्लूइड मोज़ेक ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अच्छा चलो जरा एक फ्लूइड मोज़ेक की बात कर ले। तो ये जो जहाँ पे जितने भी लिपिड्स हैं ना, फॉस्फोलिपिड्स, वो इसको एक फ्लूइडी टच दे रहे हैं, और दरमियान में आपको नजर आ रही है प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स ना किसी पैटर्न में है, तो प्रोटीन्स की एम्बिशन की वजह से, ये एम्बेडेड है, इनकी वजह से हम बोलते हैं कि इसने इसको एक मोज़ेक टच दे दिया, पैटर्न टाइप इसको एक टच मिल गया है मॉडल को, ठीक है। तो ये मतलब था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। फंक्शन क्या है, द मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट्स अ सेल, अ प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। हिस्ट्री देख लो भाई इसकी, कि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था, और बेशुमार दफा इसको अपडेट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर वक्त के साथ साथ उसमें मजीद तब्दीली आती रहती है मॉडल में। और आज जो हमारे पास मॉडल है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा इसको रिसेंटली अपडेट किया गया है 2022 में। इसके मेन पार्ट हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स आते हैं जो कि बाय लेयर है। उन फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ऊपर हमारे पास एक हेड होता है और नीचे हमारे पास इस तरह की टेल बनी होती है, और टेल में एक सीधी होती है और एक हमारे पास इस तरह से होती है। और ये जो कर्व्ड है, यहाँ पे जो बेंड शेप आया हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई डबल बॉन्ड है हमारे पास, इस पॉइंट में कोई ना कोई अनसैचुरेशन आ गई है। और सीधी लाइन का मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड जिससे कोई अनसैचुरेशन नहीं आई, सैचुरेटेड है ये टांग इसकी।
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना रेगुलेट्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, उसको मेंटेन रखता है, उसकी इंटीग्रिटी को बरकरार रखता है, उसको टूटने फूटने से बचाता है। प्रोटीन है तो प्रोटीन से काम क्या है, कम्युनिकेशन कराना, एडिशन कराना, ट्रांसपोर्ट कराना। और कार्बोहाइड्रेट्स के एडिशन और रिकग्नाइजर, मतलब सेल रिकग्नाइजर के तौर पे हम कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स काम करते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कैसे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जुड़ने से ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है एडिशन, मतलब किसी दूसरे सेल के साथ इसको कनेक्शन में लेके आना और दूसरे किसी भी चीज को, किसी एंजाइम को, किसी सेल को, किसी प्रोटीन को रिकग्नाइज करना, किसी मॉलिक्यूल को, आने वाले को रिकग्नाइज करके बताना कि हाँ भाई ये हमारे लिए जरूरी है और ये वाला जरूरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट दो तरह की मेन टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या सीन है कि अगर आप लोग मतलब कहीं गए हैं और वहां पे आपको टिकट देनी पड़ रही है, ठीक है, मतलब किसी पार्क में गए हैं, आपको वहां पे कितनी भी सपोज 100 रुपीज आपकी टिकट है वहां पे, एंट्रेंस टिकट, तो आपको टिकट देनी पड़ेगी, आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो दैट वुड बी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आपको अपनी मनी खर्च करनी पड़ी, अपनी एनर्जी देनी पड़ी। मतलब हमारे लिए जो बॉडी के लिए मनी है, जो बॉडी के लिए एनर्जी है, दैट इज आवर एटीपी। तो अगर मूवमेंट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड हो तो हम बोलेंगे दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर मूवमेंट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड ना, मतलब आप किसी पब्लिक पार्क में जा रहे हो तो वहां पे आपको देयर इज नो नीड टू गिव द टिकट, या फिर देयर इज नो नीड टू गिव 100 रुपीज और समथिंग लाइक दैट। तो तब क्या होगा, तब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में क्या होती है कि बगैर एटीपी के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो अगर एटीपी खर्च हो रहा है किसी की मूवमेंट में तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर खर्च नहीं हो तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आ जाते हैं, कुछ और टाइप्स आ जाती हैं। वो हमारे पास सबसे फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का आना जाना, वाटर या थोड़े बहुत मिनरल्स का सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाना। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का आराम से कौन से सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आना जाना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, किसी को फैसिलिटेट करना, किसी की मदद करना। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी की मदद के साथ डिफ्यूजन होना। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो हम एटीपी की मदद के साथ कर रहे थे ना, यहाँ पे हमें एनर्जी नहीं खर्च करनी, यहाँ पे कोई और चीज हमारी मदद करेगी। और वो चीजें क्या है हमारे पास जो मदद करेंगी, दैट आर द प्रोटीन्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड की लेयर के दरमियान। उन प्रोटीन्स ने करना क्या, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं और ये हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है, मतलब ये उसके दो साइड हैं, दरमियान में एक टनल सा बना हुआ है। और वैसे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकते, तो वो प्रोटीन से गुजरते हुए नीचे, ये साइटोप्लाज्म है हमारे पास और ये बाहर वाला एनवायरनमेंट है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन प्रोटीन से गुजर कर फिर साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो प्रोटीन्स हेल्प करेंगे। या फिर देखो इस तरह से कि प्रोटीन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेगा और फिर जहां जहां वो मॉलिक्यूल वहां से खुलती जाएगी प्रोटीन, और एट द एंड वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में लैंड करा देगी मॉलिक्यूल को। तो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास हमारी प्रोटीन्स मदद कर रही होती है, जिसमें हमारे पास एटीपी कहीं भी यूज नहीं हो रहा होता। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स मदद करें या ना करें, एटीपी हमें खर्च करना ही पड़ता है हर हाल में। हम यहाँ देख लो, ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, मॉलिक्यूल थे सीधा आ गए अंदर। यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है कि मॉलिक्यूल्स थे, उनको अंदर आने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल प्रोटीन तो हर तरह के मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन से ही अंदर आएंगे। कुछ खास स्पेसिफिक कैटेगरी है जो हर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। इस तरह देखो ये भी एक प्रोटीन लगी हुई है लेकिन मॉलिक्यूल ने अंदर आना है, ये जो ये वाला है इस तरह का डायमंड शेप्ड मॉलिक्यूल है, इसने अंदर आना है। तो अब होगा क्या कि प्रोटीन तो लगी हुई है लेकिन उस प्रोटीन को एटीपी चाहिए अपनी मूवमेंट के लिए, कुछ ना कुछ अपने आप को। तो ये जो मॉलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करेंगे, इनको एटीपी, प्रोटीन्स को एटीपी देंगे या फिर मेम्ब्रेन को एटीपी देंगे, तभी वो इन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी के साथ एक और दो तरह की ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, एक है एंडो, एक है एक्सो। साइटोसिस सेल से निकला हुआ है, एंडो अंदर की तरफ, एक्सो बाहर की तरफ। एंडो एंट्रेंस, एक्सो 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 से हम क्या कह सकते हैं, एग्जिट। हाँ, एंडो से एंट्रेंस याद रख लो, एक्सो से एग्जिट याद रख लो। तो होगा क्या कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है और एक्सोसाइटोसिस में कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाता है। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास एक और थोड़ा सा टाइप्स आ जाती है, वो क्या है, एंडोसाइटोसिस जो है ना वो दो तरह की है।
एक है फैगो, एक है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब होता क्या है जी कि फैगोसाइटोसिस में कोई भी फूड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ कर रही होती है, जबकि पीनो पीरे से याद रखना है, कोई भी लिक्विडी मॉलिक्यूल हो ना, लिक्विड स्ट्रक्चर हो, फ्लूइडी चीज हो कोई भी, और वो सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ कर रही हो, कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज द पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई दूसरा है सॉलिड कोई चीज है और उसको सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर इनगल्फ करना है, खाना है, पीना है, नहीं पीना नहीं सॉरी खाना है, तो हम बोलेंगे दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो ये बड़ा आसान सा आज का टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो बच्चों ये हमारे पास आज आ गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? प्लाज्म इज समथिंग दैट मेक्स अ फ्लूइडी लुक। ठीक है, और उसके अलावा ये हर चीज को कवर कर रहा होता है, हर चीज इसके अंदर आ रही होती है। तो साइटो सेल से निकला, सेल का जो फ्लूइडी जितना भी कंटेंट है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको एक सेल नजर आ रहा है, ठीक है, ये सेल है एक, ये इसके सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, और ये सबसे अंदर वाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वगैरह वगैरह। उसके अलावा जितना भी येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज द साइटोप्लाज्म। मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना किसी भी चीज का, उसको हम कहते हैं प्लाज्म, जिसके अंदर बाकी सब चीजें आ रही हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस को हम प्लाज्म कहते हैं। और इसी के साथ अगर वो सेल का ग्राउंड सब्सटेंस है तो हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a fluid inside the cell that is mostly made up of salts, water, and proteins. Cytoplasm is a thick gel-like structure that fills the inside of the cell and enclosed by the cell membrane. ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म। बेशुमार इसके फंक्शन, इसमें बेशुमार एंजाइम्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के मतलब ग्लाइकोलाइसिस जितना भी प्रोसेस है आपके सबका सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको तमाम तरह एंजाइम साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। इसके अलावा इसने ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट करानी होती है, और इसके अलावा इसने स्टोरेज रखनी होती है। जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको कुछ अर्से के लिए स्टोर कर लेता है, जो यूजफुल मटेरियल्स है उनको कुछ अर्से के लिए स्टोर कर लेता है जब तक जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऑर्गेनेल्स तमाम जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। और साइटोस्केलेटन एक बड़ा सा फ्रेमवर्क है डिफरेंट प्रोटीन्स का, जिन्होंने स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करना होता है, सेल को स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना होता है। तो वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको भी आगे जाके डील करेंगे, साइटोस्केलेटन को भी। तो ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। और अगर साइटोप्लाज्म ना होता तो क्या होता? विदाउट साइटोप्लाज्म द सेल वुड बी deflated and flat and would not be able to retain its shape। अब देखो ना कि अगर कोई सेल है उसमें सारा इसका लिक्विड कंटेंट ही निकाल दो तो वो कितना सख्त रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसकी कोई शेप मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, cytoplasm is a gelatinous liquid that fills the inside of a cell. It is composed of water, salt, various organic molecules, some intracellular organelles such as nucleus, mitochondria, enclosed by membranes that separate them from the cytoplasm। होता क्या है जी कि तमाम तरह जो ऑर्गेनेल्स सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है। कुछ के डबल मेम्ब्रेन है, कुछ की सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ मेम्ब्रेनलेस है। तो होता क्या, बस मेम्ब्रेन्स का क्या काम है, उन्होंने जो दूसरे ऑर्गेनेल्स के जो अंदर का प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा कोई भी फ्लूइड होता है ना किसी भी चीज का, तो दूसरे ऑर्गेनेल्स के अंदर के प्लाज्मा को साइटोप्लाज्म से अलग रखना है, मतलब मिक्सअप ना हो जाए, तो इसलिए उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती है और इतना खास कोई मकसद नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्मा जो है उसके अंदर हमारे पास तमाम तर ऑर्गेनेल्स आ रहे होते हैं। बाकी साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ये ज्यादातर वाटर से बना होता है। देखो 70 to 90% में वाटर है। प्रोटीन्स होती हैं, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स होती हैं, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई यूजफुल प्रोडक्ट, सबके सब इसी के अंदर तो मौजूद होंगे, और कहाँ होंगे वो। इट इज यूजुअली कलरलेस होता है, थिक होता है, और सेल मेम्ब्रेन और सेलुलर ऑर्गेनेल्स के दरमियान की जगह में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में इट इंक्लूड्स मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज where most of the cellular activities occur. The main component of cytoplasm is the cytosol, a gel-like substance. ठीक है, मतलब अगर हम साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनेल्स को साइड पे कर दें तो जो वाटरी सब्सटेंस है ना सारा, हम उसको बोलेंगे साइटोसोल है। ठीक है, और ऑर्गेनेल्स को अलग करके हम पढ़े हैं यहाँ पे, और डिफरेंट साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन होती है, 80% इसमें वाटर होता है, और वही बात आ गई, वाटर सॉल्ट्स और प्रोटीन्स होते हैं इसमें बेशुमार, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं।
दो मेन पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, एक सेल है, एक सोल है और एक जेल है, ठीक है। सोल क्या होता है? सोल जो होता है ना वो इसका होता है नॉन विस्कस होता है। जेल की बात करें तो हमारे पास विस्कस पार्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सोल और जेल दोनों तरह के पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइटोप्लाज्म है सिर्फ और सिर्फ जेल लाइक होता है, उसमें सिर्फ जेल पार्ट होता है, सोल पार्ट नहीं होता उसमें, ठीक है। अच्छा, आप इसके नाम में डिफरेंस चेक करो, प्लाज्मा सोल कहते हैं उसको, उसमें प्लाज्मा जेल कहते हैं। सोल की बात करें हम तो द इंटरनल लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट बिहेव्स लाइक अ डिसऑर्डर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। जेल क्या है? थिक सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट बिहेव्स लाइक एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क एंड फॉर्म्स अ सॉलिड मास, ठीक है। तो आगे क्या है? द प्लाज्मा जेल इज यूजुअली found beneath the cell membrane and is often called ectoplasm. The plasmosol is internal and is called endoplasm, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक सेल है, जो पेरिफेरी में जो साइटोप्लाज्म है ना उसको हम कहते हैं वो जेल है, और जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है मतलब अंदर की साइड में साइटोप्लाज्म वो हमारे पास सोल होता है, ठीक है। बाहर क्या है हमारे पास? जेल, और अंदर वाला पार्ट क्या होता है? सोल। साइटोप्लाज्म की बात करें, पेरिफेरी जेल लाइक होती है और जो अंदर इंटरनल पार्ट होता है उसको सोल लाइक होता है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट fills a cell and is made up of cytosol। अच्छा, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो बस यही थी साइटोप्लाज्म की कुछ मेकिंग्स, कैसे बनता है बेचारा। फंक्शंस की बात करें तो बेशुमार इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या आता है? सेल शेप को मेंटेन रखता है, केमिकल रिएक्शन बेशुमार इसमें होते हैं, स्टोरेज करता है वेस्ट मटेरियल्स की भी और जो वेस्ट ना हो उनकी भी, वेस्ट ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। मतलब इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि अगर हार्मफुल सब्सटेंस कोई है इसके अंदर तो उसको तोड़ के छोटा कर देगा और लेस हार्मफुल बना देगा। ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में चीजें, या फिर अगर हम उसमें बात कर लें सिम्पलेस्ट पाथवे जो होता है उसमें आपने पढ़ा था कि सेल साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म वो वाटर और जो मिनरल्स है वो मूव करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइटोप्लाज्म उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है अगले सेल में, तभी तो वो जा रहा है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा पानी इसमें आ गया है तो उसको फिर बाहर की तरफ रिलीज कर देगा, कुछ ऐसे ये प्रीकर्सर्स रिलीज करना शुरू करेगा कि अब हमारे अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया है, अब एक्सोसाइटोसिस करा लेनी चाहिए वाटर की। इसी तरह सब हर चीज को बैलेंस रखता है साइटोप्लाज्म। Organelles like mitochondria and chloroplasts are housed in the cytoplasm and contain genes that are inherited from the mother. इसके अलावा क्या है? सेल स्केलेटन के तौर पे काम करता है कि जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है ना वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म को मेंटेन रख रहा होता है, प्रॉपर शेप दे रहा होता है, उसे डिग्रेड होने से बचा रहा होता है। तो बच्चों ये हमारे पास आज साइटोप्लाज्म का टॉपिक, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सी बातें थी और इतना आप लोगों ने इसको सवार नहीं करना सर पे, बड़ा आसान सा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, आराम सुकून से पढ़ाई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का टेस्ट होगा। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ते रहना है, अपनी उसको आपने मेंटेन रखना है, क्या कहते हैं किसको मेंटेन रखना है? हाँ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, ठीक है बच्चों। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करे। अल्लाह हाफिज।